वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स विशा। हमने पिछले पार्ट 1 में देखा था एचआरएम का मीनिंग, नेचर, उसके उसके इम्पोर्टेंस और उसके फंक्शन देखा था। आज हम नेक्स्ट पार्ट अपना स्टार्ट कर रहे हैं, रोल ऑफ एचआरएम। तो स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ एचआरएम। एचआरएम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशंस। एचआरएम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस में। इट प्ले अ क्रूशियल रोल इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। इनपुट्स को कन्वर्ट करना आउटपुट्स में। प्रोडक्ट डिज़ाइन, क्वालिटी, मेंटेनेंस, रेंडरिंग सर्विसेज एंड मैनी अदर फंक्शंस डिपेंड्स लार्जली ऑन द ह्यूमन इफिशिएंसी। और भी बहुत सारे फंक्शंस एचआरएम प्ले करता है। मैंने यहाँ पे 6 मेन रोल लिखे हैं जो एचआरएम प्ले करता है। 6 मेन रोल, और भी बहुत सारे रोल होते हैं। आप बस ये 6 याद कर सकेंगे तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिल पाएंगे। पहला है द कंसिस्टेंसी रोल। एचआरएम मैनेजर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिमाइंडिंग द मैनेजमेंट इट्स ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स हिज एम्प्लॉयज़। एचआरएम मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम रिमाइंड देते रहता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ड्यूटी क्या है अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति, उनके एम्प्लॉयज़ के प्रति। द काउंसलर रोल। एचआरएम एक काउंसलर की तरह और एक काउंसलर का भी रोल पूरा करता है। एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द एचआर मैनेजर इज दैट ऑफ अ काउंसलर। वेदर whenever an employee is dissatisfied with the job, he approaches the HR manager for the counseling and guidance. अगर कभी भी एम्प्लॉयज़ अपने काम से डिससेटिस्फाइड है या उसे कोई भी इशू या कॉन्फ्लिक्ट है तो वो अपने HR मैनेजर के पास जाता है फॉर काउंसलिंग और गाइडेंस के लिए। द मीडिएटर रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है द मीडिएटर रोल। In an organization, there are times when there are difference of opinions and misunderstanding between the management and the employees. कभी कभी ऑर्गेनाइजेशंस के टॉप लेवल मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच इशू हो जाता है, दोनों के बीच मतभेद हो जाती है, अपने उनके ओपिनियन के लेके मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो दोनों के इशू को रिजॉल्व करने के लिए एचआरएम एक मीडिएटर की तरह रोल निभाता है बिटवीन आर एम्प्लॉयज़ देमसेल्व्स। हियर एचआर मैनेजर एक्ट एज अ मीडिएटर, अ पीस मेकर एंड अ कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन देम। एक मीडिएटर, एक पीस मेकर की तरह काम करता है एचआरएम मैनेजर। Fourth है the spokesman role. HR manager plays act as a spokesperson within the company as well as the representative of the company. मतलब इसका मतलब होता है एचआर मैनेजर एक स्पोक पर्सन, एक अपनी कंपनी के प्रति काम करता है एज वेल एज एक अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, दोनों को। मतलब अपनी कंपनी के अंदर भी काम करता है एम्प्लॉयज़ को और कंपनी को बाहर रिप्रेजेंट भी करता है इन द मार्केट, इन द वर्ल्ड। The change agent role. Fifth, change is something always resisted by the employees. HR manager act as a change agent in order to bring about a change on the existing systems or an introduction of a new systems. Employees बहुत बार जो भी एक पहले से रूल्स रेगुलेशन चले आ रहे हैं, अगर हम उनको टाइम टू टाइम चेंज नहीं करते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। तो एचआरएम वो रोल निभाता है, चेंज एजेंट की तरह रोल निभाता है कि ऑर्गेनाइजेशंस में हमें बहुत सारे ऐसे चेंजेस करने चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत अच्छे हों। तो प्रॉब्लम सॉल्वर रोल। एचआरएम प्रॉब्लम सॉल्वर रोल भी निभाता है। एचआर मैनेजर एक्ट एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर विद रिस्पेक्ट टू द इशूज दैट इन्वॉल्व्स ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड ओवरऑल रेंज ऑर्गेनाइजेशंस प्लानिंग। मतलब प्रॉब्लम सॉल्वर, कोई भी प्रॉब्लम हो एचआर मैनेजर पूरा मतलब उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, चाहे वो एम्प्लॉयज़ का प्रॉब्लम हो, एम्प्लॉयज़ और दो एम्प्लॉयज़ के बीच कॉन्फ्लिक्ट का प्रॉब्लम हो, और एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन के बीच का प्रॉब्लम हो, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। ये सब एचआर मैनेजर पूरा करता है। तो हमने कितने रोल्स देखे हैं? हमने 6 रोल देखे हैं। पहला है द कंसिस्टेंसी रोल, द काउंसलर रोल, द मीडिएटर रोल, द स्पोक्समैन रोल, द चेंज एजेंट रोल, द प्रॉब्लम सॉल्वर रोल। आइए अब हम जानते हैं एचआरएम के चैलेंजेस क्या क्या होते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, लेकिन मैंने ये 7 या 8 चैलेंजेस लिखे हैं। आप बस ये याद रखेंगे, मेन पॉइंट्स याद रखेंगे तो आप अपने से लिख सकते हैं। द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स गो थ्रू मैनी ऑब्स्टिकल्स इन द मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। उन्हें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स उनके पीछे आती हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑल ड्यू टू द इमरजेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड द चेंजिंग ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक कंडीशंस। और भी बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी, सोशल कंडीशन, पॉलिटिकल्स। तो टू गेट एन ओवरव्यू ऑफ दिस चैलेंजेस ये सब पढ़ते हैं। आइए, पहला है ग्रोइंग एम्प्लॉई
एक्सपेक्टेशंस, ग्रोइंग साइज ऑफ वर्कफोर्स, ये मेन चैलेंजेस है। पहला ग्रोइंग एम्प्लॉई एक्सपेक्टेशन, ग्रोइंग साइज ऑफ वर्कफोर्स, इमरजेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, इंटरनल पॉलिटिक्स, ह्यूमन साइकोलॉजी, चेंजेस इन लॉज एंड रेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। इन सब को हम डीप में पढ़ते हैं। फर्स्ट है growing employee expectations. Employee within the learning of new skills and better qualification, the employee expectation keeps on increasing, and at times it is difficult for manager to meet such high expectations. The time to time in future मतलब टाइम टू टाइम अगर एम्प्लॉयज़ नए स्किल्स सीखते हैं, बेटर क्वालिफिकेशन है उनके पास, एम्प्लॉयज़ उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती है, जो डिफ़िकल्ट होती है मैनेजर को मीट करना। उनके हाई एक्सपेक्टेशंस को भी मीट नहीं कर पाते हैं कभी कभी। सेकेंड है ग्रोइंग साइज ऑफ वर्कफोर्स। विद द ग्रोथ ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन द वर्कलोड इंक्रीजेस एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑल्सो मल्टीप्लाई। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है तो उसमें एम्प्लॉयज़ भी ग्रो करेंगे, बहुत सारे उन पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ पीपल आएंगे, जो ये डिफ़िकल्ट होता है एक एचआरएम मैनेजर को सारे एम्प्लॉयज़ को उनके प्रॉब्लम्स को और उनके इशू को रिजॉल्व कर पाना। दिस रिलेट टू द एक्सेसिव वर्कलोड और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एक्सेसिव वर्कलोड हो जाता है एक एचआरएम मैनेजर के पास। थर्ड है द इमरजेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। The technological advancement has through simplicity the business process, but has emerged as a challenge in front of the manager to either provide training to their old staff or seek for the new talent. न्यू टेक्नोलॉजी के आने की वजह से एचआर मैनेजर के पास एक चैलेंज होता है कि वो अपने ओल्ड स्टाफ को हटाएं कि नए, और फिर उनके बदले नए टैलेंट को लेके आएँ, कि या फिर एक और ऑप्शन है उनके पास कि ओल्ड स्टाफ को वो ट्रेन कर सकें, ताकि वो ओल्ड स्टाफ के पास उनके पास विश्वास है, एचआर मैनेजर के पास ओल्ड मैनेजर पे विश्वास है कि हाँ ये अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, नए टैलेंट लाएंगे तो उन पर टाइम लगेगा विश्वास करने में, लेकिन हाँ कर सकते हैं। तो ये एक उनका चैलेंज है। फोर्थ है इंटरनल पॉलिटिक्स। Sometimes the human resource manager has to face situations where employees either mislead or influence other employees to restrict them from performing their task. If the problem pertains, the organizations may experience employee turnover और resignations. बहुत सारे कभी कभी इंटरनल पॉलिटिक्स भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, बहुत इंटरनल इश्यूज होते हैं, इंटरनल प्रॉब्लम्स होते हैं, जो एचआर मैनेजर इन सारी इश्यूज़ को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ह्यूमन साइकोलॉजी मतलब ह्यूमन के माइंड, उनके बिहेवियर, उनका एटीट्यूड कैसा है, ये भी एक चैलेंज है एचआर मैनेजर के पास, कि हम ही एक ह्यूमन है, हमारा मूड कभी आज कभी और है, मतलब आज कुछ और है, कल कुछ और होगा। टाइम टू टाइम मूड भी चेंज होता रहता है, उनका बिहेवियर चेंज होता रहता है। एचआरएम somehow deals with the human psychology and its impact on the business, which is a complex system. ह्यूमन एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उन्हें समझ पाना इतना आसान नहीं है। एंड अनलाइक द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द फिजिकल रिसोर्सेज एंड एसेट्स एंड हैव नो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। जैसे कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स हो गई, रिसोर्सेज, एसेट्स, उनका हमारे पास सॉल्यूशंस है, लेकिन ह्यूमन के उनके बिहेवियर्स, उनके एटीट्यूड्स, उनको जल्द समझ पाना इतना आसान नहीं है। सिक्स्थ है चेंजेस इन लॉज एंड रेगुलेशंस। कभी कभी बिजनेस के रूल्स रेगुलेशंस, लॉज, गवर्नमेंट के लॉज रेगुलेशंस फ्रीक्वेंटली बदलते रहते हैं। टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट ब्रिंग्स इन स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस विच हैव टू फॉलोड इन ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब टाइम टू टाइम ये चेंज होते रहते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है एचआरएम के लिए कि वो कैसे उस चेंजेस को अडेप्ट करते हैं। सेवन्थ है मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। A human resource manager not only act as a mediator between the management and the employees, but also try to maintain a cordial relationship among the two, which requires a lot of tactics and diplomacy. मतलब मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच, दोनों के बीच एक रिलेशन मेंटेन करना, ये भी एक प्रॉब्लम है एचआरएम का। हमने 60 पॉइंट्स देखा है जो चैलेंजेस ऑफ एचआरएम को दर्शाता है। मेनली पहला पॉइंट है ग्रोइंग एम्प्लॉय सेटिंग एक्सपेक्टेशंस, growing size of workforce, emerging of new technology, internal politics, human psychology, changes in laws and regulation, maintenance of human relationship। अगर आप ये पॉइंट्स को याद रखते हैं तो मैं अच्छे से कर सकता हूँ, मैं दावा कर सकता हूँ कि आप अपने से इस पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं और अपने एचआरएम के पेपर एग्ज़ाम में अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। इसका कंक्लूजन है, वी ह्यूमन्स हैव अ नेचर ऑफ नेवर बीइंग कंटेंट विथ what we have. They always aspire for more. Also, the problems related to human resources have different solutions each time. This created the need for human resource management. HRM is a complex process. HRM is a complex process. Therefore, the human resource manager requires a lot of patience, careful approach, and a diplomatic attitude to handle the human capital of an organization effectively.
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा HRD। HRD का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। HRD refers to the organization's focus on improving the knowledge, ability, skills, and other talents of their employees. It is the integrated use of training, organizations, and career development efforts to improve individual groups and organizational effectiveness. बेसिकली HRD यहाँ पे ये बताता है कि हमारे एम्प्लॉयज़ के जो नॉलेज है, उनके एबिलिटीज़, स्किल्स और अदर टैलेंट्स को इम्प्रूव करना, ताकि वो और अच्छे से काम कर सके अपने ऑर्गेनाइजेशंस के प्रति, ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस का गोल और ऑब्जेक्टिव हो वो अच्छे से अचीव हो सके। इट इज़ द इंटीग्रेटेड यूज़ ऑफ ट्रेनिंग, मतलब सबका मिला के ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड करियर डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, अच्छे से उन्हें ट्रेन करना, अच्छे से उन्हें डेवलप करना, ये HRD का मीनिंग है। HRD as a theory is a framework for the expansion of human capital within an organization through the development of both the organizations and the individual to achieve performance improvement. HRD is a new systematic approach to proactively deal with the issues related to individual employees and teams and organizations, and a movement to develop organizational capability to manage change and challenges. तो बेसिकली वही पॉइंट बता रहा है कि HR को हमें एम्प्लॉयज़ को उनका ट्रेनिंग करना, उन्हें अच्छे से ट्रेन करना, उन्हें अच्छे से डेवलप करना और इनका जो भी इश्यूज़ है वो रिवॉल्व करना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ताकि वो अपने एबिलिटीज़, स्किल्स को उन्हें इम्प्रूव करना, ताकि वो अच्छे से अपने काम कर सकें। The active resource of an organization is the human resource. Other resource remains inactive unless there are competent people to utilize the available resources. मतलब घुमा फिरा के बात वही बोला जा रहा है। आइए हम इसको कुछ इंपॉर्टेंस देते हैं। HRD इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्किल्स, कॉम्पिटेंसी, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स ऑफ पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, उनसे स्किल्स डेवलप करना, उनको नॉलेज को, एटीट्यूड्स ऑफ पीपल, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें उनको डेवलप करना। The people become human resource only when they are competent to perform organizational activity. Therefore, HRD ensures that the organization has competent resources to achieve its desired goals and objectives. HRD इंश्योर्स करता है कि ऑर्गेनाइजेशन हैज सच कॉम्पिटेंट रिसोर्सेज टू गोल्स को अचीव कर सके, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। HRD imparts the required knowledge and skills in them through the effective arrangement of training and development programs. HRD ये भी इंश्योर्स करता है कि वो जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स हो, नॉलेज हो, तो उनको अच्छे से मिल सके, इफेक्टिव अरेंजमेंट करा सके ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो अच्छे से अपना काम कर सकें। HRD इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ HRM। HRM का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना, उन्हें ट्रेन करना, उनकी एबिलिटीज़, स्किल्स को इंक्रीज़ करना, ताकि अपने काम को अच्छे कर सके। इज़ मोर कंसर्न विद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, career planning and development, and the organization development. The organization has to understand the dynamics of HR and attempt to cope with changing the situation in order to deploy its HR efficiency and effectively. And HRD helps to reach this target. However, HRD is a conscious and proactive approach applied by employees which seeks to capacitate employees through training and development to give their maximum to their organizations and fully use their potential to develop themselves. HRD एक कॉन्साइज और प्रोएक्टिव अप्रोच है अपने जो एम्प्लॉयज़ के प्रति वो करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो आइए हम HRM और HRD के दोनों का डिफरेंस देखते हैं। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लग रहे हो, चाहिए आपको ये नोट्स, तो हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं और हम ये नोट्स वहाँ पर अपलोड है, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और हम वीडियो को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और रेड बटन जरूर दबाएं। तो आइए हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन HRM एंड HRD। पहला मीनिंग पढ़ते हैं। HRM इट इज़ कंसर्न विद एक्वाइजेशन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, अप्रेजल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशंस। HRM का बेसिकली मीनिंग होता है कि एम्प्लॉयज़ को कैसे एक्वायर करना, रिटेन करना, उन्हें ट्रेन करना, कंपनसेशन, अप्रेजल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। HRD का मतलब होता है इट इज़ कंसर्न विद द टोटल डेवलपमेंट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशंस। इट लीड्स टू इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज़ एंड एक्वाइजेशन ऑफ न्यू कैपेबिलिटीज़। मतलब जो ऑल टोटल वर्किंग पीपल है उनको डेवलप करना, जो भी इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं उनको इम्प्रूव करना है, नॉलेज को इम्प्रूव करना है, स्किल्स को इम्प्रूव करना। ऑब्जेक्टिव इट एम्स एट HRM इट एम्स एट इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब इम्प्रूविंग ऑफ एफिशिएंसी ऑफ पीपल, मतलब पीपल का जो एफिशिएंसी है उनको इम्प्रूव करना, जो एडमिनिस्ट्रेशन का उनको। HRD का अब मेन ऑब्जेक्टिव होता है इट एम्स एट डेवलपिंग द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल एंड इट्स कल्चर। मतलब ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, मतलब पूरे सबको लेके ग्रो करना उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ओरिएंटेशंस
HRM, it is maintenance oriented, it is reactive function responding to the events as and when they take place. मतलब ये एक रिएक्टिव फंक्शन है और जब रिस्पॉन्डिंग इवेंट्स जब वो होता है व्हेन दे टेक प्लेस, जब वो मांगता है तब होता है, मेंटेनेंस ओरिएंटेड है. जबकि HRD इट इज़ अ डेवलपमेंट ओरिएंटेड और इट इज़ अ प्रोएक्टिव फंक्शन ट्राइंग टू एंटिसिपेट एंड जनरेट विथ appropriate responses. Fourth, responsibility. It is mainly the responsibility of the HR manager. HRM ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है HR मैनेजर का. और यहाँ पे HRD द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज शेयर बाई ऑल द मैनेजर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. HRD मतलब जितने भी मैनेजर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में हो, ये सारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबका पार्ट बनता है, मतलब सब में शेयर हो जाता है कि हाँ एज अ होल सबको डेवलप करना है इन ऑर्गेनाइजेशन. मोटिवेशंस, इट फोकसेस ऑन सैलरी एंड अदर इकोनॉमिक रिवॉर्ड, जॉब सेटिस्फैक्शन एट मोटिवेटर्स. HRM में हम अगर हमको इम्प्लॉयज़ का सेटिस्फाई करना है तो उन्हें सैलरी और भी बहुत सारे मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी रिवॉर्ड्स हम दे सकते हैं ताकि वो अपने इम्प्लॉयज़ मतलब खुश रह सकें. और इसमें HRD इट फोकस ऑन ऑटोनोमस वर्क ग्रुप्स, जॉब चैलेंजेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एज अ मोटिवेटर. ऑटोनोमस वर्क ग्रुप्स होता है, जॉब चैलेंजेस, प्रॉब्लम और मतलब स्किल्स एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करना HRD ताकि वो मोटिवेट रह सकें. आउटकम्स, इम्प्रूव परफॉर्मेंस इज द रिजल्ट ऑफ इम्प्रूव सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉय. HRM में इम्प्रूव परफॉर्मेंस होता है जो रिजल्ट आउटकम जो हमें देता है ऑर्गेनाइजेशन से. फिर इसमें होता है इम्प्रूव परफॉर्मेंस थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ HR लीड टू द इम्प्रूव सेटिस्फैक्शन एंड मोरली. तो दोनों में बेसिकली आउटकम्स दोनों सेम ही होता है HRM और HRD में. तो आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा. सिंपल है, पहला मीनिंग, फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव, तीसरा ओरिएंटेशन, चौथा रिस्पॉन्सिबिलिटी, पांचवा मोटिवेशन और छठा आउटकम्स. अगर आपको ये समझ में आएगा तो आप इसे अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा HR मैनेजर या HR पॉलिसी. कॉन्सेप्ट ऑफ HR मैनेजर. Individuals within an organization responsible for hiring new employees, supervising employees, evaluation, mediation between employees and bosses as necessary, and generally overseeing of the personal department. आपने कंपनी में बहुत बार सुना होगा HR मैनेजर ये है, कोई ये है, फिर दूसरे अलग अलग कंपनी में बहुत सारे HR मैनेजर होते हैं. तो HR मैनेजर वही होते हैं जो नए एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हैं, उन्हें सुपरवाइज़ करें, एम्प्लॉयज़ को उनको इवेलुएट करें, एम्प्लॉयज़ और बॉसेस के बीच उनका दोनों का कोऑर्डिनेशन बैठा है और ऐसा नेसेसरी और जनरल ओवरसीइंग ऑफ द पर्सनल डिपार्टमेंट. कम्पिटेंसी ऑफ सक्सेसफुल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, मतलब ह्यूमन रिसोर्स में कौन कौन सी कम्पिटेंसी होनी चाहिए वो हम इसमें इस टॉपिक ये करना चाहता है. इट इज़ डिफिकल्ट टू गिव एन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ ऑल द ट्रेड्स और क्वालिटीज विच गो टू मेक अ सक्सेसफुल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर. However, some of the important traits contributing to the sources of HR manager are as follow. पहला है broad vision. The HR manager must be able to take into consideration the overall effect of his functioning on the company as a whole. Secretarian view or thinking in terms of my department is not conducive to the smooth working of the company. Therefore, the HR manager must take comprehensive view of each of his actions. मतलब बेसिकली ये कहना चाहता है कि HR मैनेजर का एक ब्रॉड विज़न होना चाहिए. बस वो अपने डिपार्टमेंट की तरह सीमित ना रहे, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में डिपार्टमेंट होते हैं, उनके प्रति भी वो कुछ उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनता है. सेकेंड पॉइंट है टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज. HR मैनेजर मस्ट पोजेस द नेसेसरी डिग्री ऑफ टेक्निकल कॉम्पिटेंसी रिलेटिंग टू हिज फील्ड. दिस वुड हेल्प हिम टू परफॉर्म हिज फंक्शंस इफेक्टिवली. मतलब HR मैनेजर के पास एक कॉम्पिटेंसी टेक्निकल होना चाहिए, उनके पास एक स्किल होना चाहिए, गाइडेंस होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि वो उस पोजीशन के लिए काबिल है. थर्ड है ह्यूमन रिलेशंस कॉम्पिटेंसीज. द HR मैनेजर मस्ट कीप इन माइंड दैट he has to lead his subordinates and not to drive them. He should possess adequate knowledge of the factors and forces which go to ensure good relation, motivate people for the best of their performance and generate competitive and competent human behavior. HR मैनेजर को यह हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए कि वो लीड करे, सबऑर्डिनेट अपने जूनियर्स को लीड करे, नॉट टू ड्राइव देम, मतलब उनको एक्सप्लॉइट ना करे. ह्यूमन रिलेशन उनको अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा रिलेशन बैठा के चले ताकि एम्प्लॉयज़ भी खुश रह सके और वो अपने काम को अच्छे तरीके से कर सके, ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो, मेन उनका ऑब्जेक्टिव हो, वो अचीव हो सके. यहाँ पे HR मैनेजर को अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव नहीं पूरा करना, ऑर्गेनाइजेशन का होल ऑब्जेक्टिव पूरा करना है. फोर्थ है ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंसी. द HR मैनेजर मस्ट बी अ गुड ऑर्गेनाइजर, एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज वेल इन क्वालिटी ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस टू मेक अ सक्सेसफुल मैनेजर. The HR manager is supposed to organize HR departments to provide services to other departments. Organizational competency. HR manager के पास गुड ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए कि वो होल ऑर्गेनाइजेशन को अपने होल ऑर्गेनाइजेशन को वेल उनका परफॉर्म कर सके, अपने एम्प्लॉयज़ को उनको प्रति जो भी उनका काम है वो अपने पूरा कर सकें.
डायनेमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, डायनेमिक मतलब टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, नॉट मतलब डायनेमिक मतलब चेंज एक समान नहीं है, चेंज होते रहते हैं। एचआर मैनेजर मस्ट पोजेस द डिजायर टू मूव अहेड टू इंट्रोड्यूस चेंज फॉर बेटर एंड टू डू समथिंग न्यू। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में एक ही तरह का काम करना, मतलब एक ही तरह का जो भी स्ट्रैटेजीज है वो अप्लाई करना, वो नहीं हो पाएगा। अगर वो करेगा एचआर मैनेजर तो ऑर्गेनाइजेशन कभी ग्रो कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ये मॉडर्न वर्ल्ड है, मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हर टाइम टू टाइम सब कुछ बदलते रहता है। तो एचआर मैनेजर को भी अपने स्ट्रैटेजीज, अपने जो भी उनका प्लान्स है, उनका मोटिवेशंस है, उनका स्ट्रैटेजीज है, टाइम टू टाइम बदलते रहना चाहिए, ताकि वो मार्केट में वो कम्पिटिट कर सके अदर से। तो ये थे क्या था, ये कॉम्पिटेंसी ऑफ सक्सेसफुल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। मेन पॉइंट्स अगर आप अपने माइंड में रखते हैं तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ एचआर मैनेजर। बेसिकली यहाँ पे 3 रोल एचआर मैनेजर परफॉर्म करता है। पहला एडमिनिस्ट्रेशन रोल, ऑपरेशनल रोल, फिर स्ट्रेटजिक रोल। ये मेन रोल है। बेसिकली 3 रोल मेन परफॉर्म करता है, और इस रोल्स में और भी बहुत सारे मतलब सब हेड्स आते हैं। 3 रोल मेन परफॉर्म करता है एचआर मैनेजर: एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, ऑपरेशनल रोल, स्ट्रेटजिक रोल। आइए स्टार्ट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में भी 5 तरह के रोल होते हैं, मतलब 5 सब हेड होते हैं। पहला पॉलिसी मेकर, फिर दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट, फिर तीसरा एडवाइज़र, फोर्थ हाउसकीपर, फिफ्थ काउंसलर। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल का मतलब होता है कि वो एचआर मैनेजर जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जैसे उनको पॉलिसीज बनाना हो ऑर्गेनाइजेशन को, एडमिनिस्ट्रेशन से जो उनका एक्सपर्ट हो, एडवाइज़र हो, हाउसकीपर हो, काउंसलर, वो जैसे पॉलिसी मेकर। द एचआर मैनेजर हेल्प्स मैनेजमेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी, गवर्निंग टैलेंट एक्विजिशन एंड रिटेंशंस। इनका काम होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पॉलिसीज हो उनको फॉर्म करना, और उनको जो टैलेंट है उनको रिटेन करना। सेकंड है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट। द एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ऑफ एचआर मैनेजर इज हेवली ओरिएंटेड टू प्रोसेसिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग, मेंटेनिंग एम्प्लॉइज फाइल। मतलब जो भी जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उनका रिकॉर्ड रखना, ये सब काम होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव के। एडवाइज़र, द पर्सनल मैनेजर परफॉर्म हिज फंक्शन बाय एडवाइजिंग, सजेस्टिंग, काउंसलिंग एंड हेल्पिंग द लाइन मैनेजर्स। मतलब एडवाइज़र, पर्सनल मैनेजर का ये काम होता है कि वो जो भी एम्प्लॉइज़ को उनको सजेस्ट देना, उनको एडवाइस करना, काउंसलिंग करना, ये सारे काम होते हैं एडवाइज़र के। हाउसकीपर, द एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ऑफ अ पर्सनल मैनेजर इज मैनेजिंग द शो इंक्लूडिंग रिक्रूटिंग, प्री एम्प्लॉय टेस्टिंग। मतलब हाउसकीपर का काम होता है कि मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके सारे की देखभाल करना, मैनेज करना, शो इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट, प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग, जो भी एम्प्लॉयमेंट से प्री होता है उनका टेस्ट करना, उनका रिक्रूट करना, ये काम होता है हाउसकीपर का। काउंसलर, द एचआर मैनेजर डिस्कस वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ द एम्प्लॉयज रिलेटिंग टू वर्क, करियर एंड द सुपरवाइजर। कभी कभी हम देखने को मिलता है कि एक एम्प्लॉय अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को दोनों को डिफिकल्ट बना देता है, दोनों में बिजी रहता है, मतलब दोनों को कॉम्प्लिकेट कर देता है। तो ये सारे मतलब ये काम ना हो, ये इशू ना हो, इसीलिए ये काउंसलर का काम होता है। तो हमने पहले पढ़ा एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में हमने 5 तरह का रोल होता है। रोल पॉलिसी मेकर, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, एडवाइज़र, हाउसकीपर, काउंसलर। इसका आप एक शॉर्टकट याद रख सकते हैं, जैसे कि होता है PAAHC। आप ऐसे इसका शॉर्टकट याद कर सकते हैं। आपको जैसा इजी लगे, अगर आप ये शॉर्टकट याद कर लेते हैं तो आपको ये याद रहेगा। पॉलिसी मेकर, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, एडवाइज़र, हाउसकीपर, काउंसलर। आपको मतलब जो भी वर्ड बनता है आप उस बना सकते हैं और याद कर सकते हैं। सेकंड रोल होता है ऑपरेशनल रोल। पहला होता है रिक्रूटर। एचआर मैनेजर हैव टू यूज़ देयर एक्सपीरियंस टू न्यू रिक्रूट्स विदाउट इनकेसिंग फाइनेंशियल बर्डन टू द कंपनी। रिक्रूटर का काम होता है कि नए एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना, अपने जो भी फाइनेंशियल बर्डन, मतलब जो भी फाइनेंशियल उनका बजट है उस बजट के अंदर रखे जो भी अच्छे एम्प्लॉयज़ है, जो कैपेबल एम्प्लॉयज़ है, उनको रिक्रूट करना। सेकंड है ट्रेनर डेवलपर, मोटिवेटर। एचआर मैनेजर हैव टू फाइंड स्किल्स डिफिशिएंसी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड ऑफर मीनिंगफुल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़। मतलब ट्रेनर डेवलपर, मोटिवेटर का मतलब होता है कि मैनेजर्स, जो भी एचआर मैनेजर्स हो, वो अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देते रहें, जो भी उनमें मतलब क्या बोलते हैं, जो भी उनमें वो इम्प्रूव कर सके, अपने उनके नॉलेज स्किल्स को वो इम्प्रूव कर सके और उनको मोटिवेट कर सके टाइम टू टाइम। थर्ड है लिंकिंग पिन। द एचआर मैनेजर ऑफन रिपोर्टेड टू एक्ट एज अ लिंकिंग पिन बिटवीन वेरियस डिवीजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एचआर मैनेजर ऑफन मतलब एक्ट करता है लिंकिंग बिटवीन वेरियस डिवीजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक लिंकिंग स्टेज की तरह एक्ट करता है, लिंकिंग पॉइंट की तरह एक्ट करते हैं। वेरियस मतलब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो वो सारे डिपार्टमेंट्स को एज अ लिंकिंग स्टेप एक्ट करते हैं। मीडिएटर। द पर्सनल मैनेजर एक्ट एज अ मीडिएटर इन केस ऑफ
इन केस ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू एम्प्लॉयज़, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब ये बिटवीन टू एम्प्लॉयज़ और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ के बीच में मीडिएटर काम करता है कि ताकि वो उनके दोनों के बीच में जो भी इशू ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो वो इसका भी आप शॉर्टकट बना सकते हैं, जैसे इसका शॉर्टकट बन सकता है RTLM, RTML। आप कुछ भी बना सकते हैं, मतलब जो भी आपको वर्ड्स लगे वो आप बना सकते हैं, मतलब जिससे आपको माइंड में रिटेन रह सके। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिक रोल, building core competency. HR managers have a great role in developing core competency by the firms. This may be in the form of human resource, marketing capabilities और technological capabilities. मतलब core competency great role होता है, मतलब जो मैनेजमेंट का, जो ऑर्गेनाइजेशन का कोर रोल हो, ये वो रोल निभाते हैं। Second, providing purposeful directions. One of the most important tasks of professional manager is to ensure that the mission of an organization has been internalized by each individual working in the organizations. मतलब ये इनका जो purposeful direction है, मतलब एक डायरेक्शन की तरह, मतलब गाइडर की तरह काम करते हैं। Third है creating competitive advantage. The first is cost leadership, which means the firm aims to become the low cost leader in the industry. The second competitive strategy is differentiation, under which the firm seeks to be unique. मतलब ये कंपटीटिव एडवांटेज मतलब देते हैं ताकि वो अपने जो भी उनका लीडरशिप है वो इम्प्रूव कर सके। एम्स टू बिकम द लो कॉस्ट लीडर, मतलब कॉस्ट लेस में वो काम कर सके और कॉस्ट बेस्ट, मतलब बेस्ट अपना दे सकें। फोर्थ है फैसिलिटेशन ऑफ चेंज, facilitation of change. The HR manager will be required to act as a change agent through great involvement in environmental scanning. मतलब ये भी हो सकता है कि फैसिलिटेशन, जो भी चेंजेस हो उनको बताना, अपने ऑर्गेनाइजेशंस को लाना, इम्प्रूव करना, मतलब इम्प्लीमेंट करना, ताकि जो भी एम्प्लॉयज़ है वो मतलब देख सके, वो अपने सीख सकें जो भी है और उसे अपने जो भी प्रोफेशनल लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट कर सकें। तो इसका भी आप लोग शॉर्टकट बना सकते हैं BPCF। आप ऐसा कोई शॉर्टकट बना सकते हैं। देखिए मैंने ये एग्ज़ाम दे चुका हूँ सेम 2 का, तो मैं भी ऐसे जब मैंने पढ़ा था HRM तो मैंने भी ऐसे ही पढ़े थे, तो शॉर्टकट्स बना के पढ़े ताकि रिटेन कर सके। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ HR मैनेजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मतलब लगभग पूछा गया, हर एग्ज़ाम में पूछा गया रोल ऑफ HR मैनेजर। तो आप इसे अच्छे से पढ़ें और बस आप मेन पॉइंट्स याद रख लेंगे ना तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आई गेस थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन कोई ना, बस थोड़ा सा टॉपिक आज कवर करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिसी। पॉलिसी का मीनिंग क्या होता है? अ पॉलिसी इज अ मैन मेड रूल ऑफ प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज एस्टैब्लिश टू गाइड द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। मतलब पॉलिसी वो होता है जो मैन मेड रूल्स रेगुलेशन, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे पॉलिसीज़ होते हैं। जैसे हमारे स्कूल में बहुत सारे पॉलिसीज़ होते थे कि एडमिशन से पहले ये पॉलिसी है, आपको इतना फीस अभी पेमेंट करना है, फिर टाइम टू टाइम ये पेमेंट करना है, ये ड्रेस कोड है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो पॉलिसी लाइक वही है, इज़ अ मैन मेड रूल ऑफ प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज एस्टैब्लिश टू गाइड द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। मतलब एक ऐसा काम करता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव वो अच्छे से अचीव हो सके। पॉलिसीज़ वो होती हैं। पॉलिसीज़ आर statements to the organization's overall purpose and its objectives in the various areas with which its operations are concerned: personal finance, production, marketing and so on. हमने अब पॉलिसी का मीनिंग तो जान लिया, अब हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ HR पॉलिसी। ह्यूमन रिसोर्स का पॉलिसी क्या होता है? HR पॉलिसी आर कंटिन्यूइंग गाइडलाइंस ऑन द अप्रोच ऑफ विच एन ऑर्गेनाइजेशन इंटेंड्स टू अडॉप्ट इन मैनेजिंग इट्स पीपल. They represent specific guidelines to HR managers on various matters concerning employment and state the intent of the organization on different aspects of HRM such as recruitment, promotion, compensation, training, selection, etc. They therefore serve as a reference point when HR practices are being developed or when decisions are being made out or on organization's workforce. बेसिकली ये कहना चाहता है कि HR पॉलिसी वो पॉलिसीज़ होती हैं जो कंटिन्यूस गाइडलाइन होती है, जो कंटिन्यू गाइडलाइंस, मतलब हमें ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यू उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते रहना चाहिए टू अप्रोच ऑफ विच एन ऑर्गेनाइजेशन इंटेंट टू अडॉप्ट इन मैनेजिंग इट्स पीपल, ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ को और पीपल्स को मैनेज कर सकें। लाइक वही HR पॉलिसी होता है।
A good HR policy provides generalized guidance on the approach adopted by the organizations and therefore its employees concerning various aspects of employment procedure spells out a procedure spells out precisely what actions should be taken in care with the policies. तो यही है गुड एचआर पॉलिसी की प्रोवाइड प्रोफेशनल गाइडेंस देता है, अप्रोच देता है, अपने एम्प्लॉयज़ की तरफ कंसर्न रहता है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ताकि जो भी एम्प्लॉयज़ और जो भी पीपल्स हैं वो अपना जो भी उनका परफॉर्म जो भी उनका वर्क है वो अच्छे से परफॉर्म कर सकें। अभी यूनिट 1 में बहुत कुछ पढ़ने हैं अभी हमें, तो बस ये एक लास्ट टॉपिक, उसको बाद हम वीडियो एंड करते हैं, फिर थर्ड पार्ट में इसको एंड करेंगे, थर्ड यूनिट फोर्थ पार्ट। यूनिट 1 का आई गेस 4 वीडियोस हो जाएंगे। तो आइए, एग्जांपल ऑफ एचआर पॉलिसी, एक अच्छा एग्जांपल है टाटा स्टील पर्सनल पॉलिसी। आइए इसमें समझते हैं क्या करता है। द स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी गिव्स अ क्लियर कट पॉलिसी टुवर्ड्स इट्स एम्प्लॉयज़, be a realistic, generous understanding and acceptance of their needs and rights by providing adequate wages, good working conditions, job security, and effective machinery for redressing of grievances and suitable opportunities and promotion, by treating them as individuals, giving them a sense of self-respect, by creating a sense of belongingness through human and purposeful activities as an integral part of humans। मतलब पॉलिसी का मतलब होता है कि जो भी ऑब्जेक्टिव जो एचआर मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन का अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति वो होता है। जैसे यहाँ पे एक टाटा स्टील कंपनी है, आपने नाम सुना ही होगा, बहुत फेमस कंपनी है रतन टाटा जी की। तो वो है कि अपने एम्प्लॉयज़ की तरह रियलिस्टिक रहना है, जनरस एंड अंडरस्टैंडिंग, उनके नीड्स और उनके राइट्स को ध्यान में देना है, फिर उन्हें एडुकेट वेज रेट देना है, उन्हें गुड वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, उनके पास जॉब सिक्योरिटी होना चाहिए, और जो भी इफेक्टिव मशीनरी है फॉर रिड्यूसल ऑफ ग्रीवेंसेस, मतलब जो भी उनके टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है वो इफेक्टिव हो, वो ज़्यादा एथी ना हो, उनसे अच्छे से व्यवहार कर सकें, बिहेव कर सकें, सूटेबल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रमोशन हो, और जो भी एम्प्लॉयज़ उनको बाई ट्रीटिंग दम एज इंडिविजुअल, मतलब एज पर्सनल इंडिविजुअल ट्रीट करना, बाकी एज अ, लेकिन जब बात कंपनी की है तो एज अ वी ट्रीट करना, मतलब एज अ होल ट्रीट करना, उन्हें गिविंग दम सेल्फ रिस्पेक्ट कि हाँ वो भी मायने रखते हैं इस कंपनी के लिए, कि ये नहीं कि वो नहीं बस ये कंपनी टॉप मैनेजमेंट ही रन कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बाई क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस थ्रू ह्यूमन एंड पर्पसफुल एक्टिविटीज़ एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन्स। तो उन्हें ऐसा पर्पसफुल सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस देना है ताकि वो अपने फैमिली, वो ऑर्गेनाइजेशन को अपने फैमिली की तरह मान सकें। बेसिकली ये होता है एचआर पॉलिसी में, यही होता है कि अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से रखना, अच्छे से उन्हें बिहेव करना, ये अच्छे से उन्हें ट्रीट करना, ये होता है। मतलब अगर हमारा जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो उनके पीपल और एम्प्लॉयज़ से ही चलता है। अगर वे अपने पीपल और एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे, उन्हें प्रॉपर वेज नहीं देंगे, उन्हें प्रॉपर कंडीशन नहीं देंगे, तो कोई एम्प्लॉय खुश नहीं रह सकता। और जब एम्प्लॉय, हम ह्यूमन है, जब हम खुश नहीं रहेंगे तो हम वो काम अच्छे से करेंगे नहीं, हमारा मन उस काम में लगेगा नहीं, और जब हमारा मन उस काम में लगेगा नहीं तो वो हम काम मतलब डिले होगा, वो काम अच्छे से होगा नहीं। जो काम हमें टाइम पे करना चाहिए वो टाइम टेकिंग लगेगा, जो काम हमें इस प्रॉपर वे में करना चाहिए वो उस प्रॉपर वे में नहीं होगा। तो लाइक दिस वे, तो अगर वो एम्प्लॉय खुश रहेंगे तो वो हाँ वो सोचेंगे हाँ ये कि ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए इतने कंसर्न्स है, हमारे फैमिली की तरह हमें ट्रीट करता है, तो वो अगर कंसर्न्स है तो उनको भी सेटिस्फाइड मिलेगा कि हाँ अगर वो मैनेजमेंट कुछ कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन कुछ कर रहा है हमारे लिए, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। तो वो अपना बेस्ट देंगे, और जब बेस्ट देंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, और ग्रो करेगा तो जो प्रॉफिट होगा तो फिर वो प्रॉफिट एम्प्लॉयज़ के पास भी आएगा एज अ सैलरी और एज अ रिवॉर्ड। तो मैनेजमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन का ये होता है कि एम्प्लॉयज़ को हमेशा सेटिस्फाई रखे, उन्हें डिससेटिस्फाई कभी ना करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ फीडबैक देना चाहते हो, कुछ इम्प्रूवमेंट देना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करें। चलिए, थैंक यू, गुड बाय।